दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन राइट। और ये कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और हमें बता रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि जो सर्कमफ्रेंस है उसके हेलिकल पाथ की वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि पिच क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया है ये बताओ पहले आप मुझे। अंकिता वेरी गुड। शशि, आपसे हुआ है क्वेश्चन शशि? यस सर। ओके। अंशिका आपने भी कर लिए थे क्वेश्चन? सर गलती से छूट गया सर। ठीक है। ओके। तो अंशिका आप मुझे ये बताओ कि अगर हम इसको 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, राइट, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस तरह से। तो अब हमें ये बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको इस तरह से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, राइट, यस सर। एट दिस एंगल 45 डिग्री, ओके। यस सर। तो इसका पाथ हेलिकल कैसे होगा, क्योंकि इसमें गिवन है कि हेलिकल पाथ होगा। तो हेलिकल पाथ कैसे होगा? इस अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 90 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट करते तो पाथ कैसा होता? अंकिता आप बता सकते हो कि पाथ कैसा होता? सर सर्कुलर पाथ होगा। अभी हेलिकल क्यों होगा? सर क्योंकि वो थीटा एंगल से डिविएट हुआ है तो फिर इसलिए तो वो होगा ना, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो जो v ओके। cos थीटा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, और जो v sin थीटा है वो सर्कुलर पाथ के लिए। वेरी गुड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v cos थीटा और v sin थीटा। तो v sin थीटा की वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा और v cos थीटा की वजह से ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ कितना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कैसा पाथ होगा देखो, कि इस तरह से पाथ होगा इसका, ऐसे, राइट। यानी कि सर्कुलर मोशन भी करेगा और साथ साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी करेगा। और ऐसा क्यों होगा ये मैंने बताया अभी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी और एक जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। तो जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसकी वजह से तो कोई फोर्स आएगा नहीं, राइट, क्योंकि क्यू बी साइन थीटा में थीटा जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट। तो जो ये वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी, ये वाली इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट इसकी वजह से सर्कुलर मोशन करेगा, ओके। तो हमें ये बताना है कि पिच, पिच से क्या समझते हो अंकिता? सर डिस्टेंस इनटू टाइम, जो दो सर्कुलर पाथ है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। वेरी गुड, यानी ठीक है। तो ये जो दो सर्कुलर पाथ है ना, यानी कि एक सर्कल, ऐसे कह सकते हो कि एक सर्कल में वो जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो एक सर्कल कंप्लीट करने में वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी करेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पिच, राइट। तो निखिल आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर पिच क्या होगी? निखिल आर यू देयर? Yes, sir. हम्म Sir, pitch is equal to 2 pi m. The question is a charged particle enter in a region of uniform magnetic field. ये किसी की तरफ से आवाज आ रही है, प्लीज वीडियो बंद कर दो अभी, ठीक है। हाँ, तो निखिल ने 2 पाई m बता दिया। उसके आगे मैं बता देता हूँ कि ये 2 पाई m बाय क्यू बी मल्टीप्लाई बाय, सिंपली मतलब पिच क्या होगी, डिस्टेंस निकालनी है हमको इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमको क्या चाहिए? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी चाहिए जो कि v cos थीटा है, और टाइम चाहिए। तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ओके। और अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस की, तो सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट कर लेते हैं। वो क्या होती है? 2 पाई m v sin थीटा
डिवाइडेड बाय QB। अंशिका मैं सही हूं क्या? यही फॉर्मूला होता है? अंशिका ये फॉर्मूला सही है क्या या गलत है? सर डाउट है सर। अंकिता आप बताओ। फॉर्मूला सही है, ठीक है। सर सही है शायद। हाँ शायद। ऐसे डाउट में मत रहो, आप लोगों को ये चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। सर ब्लैक पे ब्लू थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा। ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। लाइट ब्लू देख के लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस वुड बी बेटर, राइट? यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है और ये पिच का फॉर्मूला है, राइट? तो अगर यहाँ पर देखें तो Yes, ये sir. 2πmv/qb यहाँ पर भी है और 2πmv/qb यहाँ पे भी है, ठीक है। बस डिफरेंस किसका है? cos थीटा और sin थीटा का है। बट क्योंकि यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, तो हेयर साइन, वी नो दैट sin 45 इज इक्वल टू cos 45, राइट? Yes, sir. तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस और पिच क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, राइट? Equal. इक्वल हो जाएंगी, यानी कि पिच भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. सो करेक्ट आंसर विल बी 3। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखो, ठीक है। ओके, इसमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको देखो कैसे याद रखोगे आप। C इज इक्वल टू 2πr होता है, राइट? और R क्या हो जाएगा? 2πmv/qb होता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि एक एंगल पे है, यानी कि यहाँ पर v की वैल्यू ये लेनी है हमको, ठीक है। तो ये v sin थीटा हो जाएगा, सिंपल। ओके, और ये आप पता है, आप ये mv/qb कैसे निकालते हो? जो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको इक्वल पुट कर देते हो, ठीक है। mv²/r इक्वल्स टू qbb, राइट? क्लियर है ये? कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? और सर No. हाँ बोलो अंशिका। सर जो ये पिच का फॉर्मूला है हाँ 2πm/qb इंटू b cos थीटा, हाँ यहाँ पे 2πm/qb की वैल्यू t है सर, टाइम। हाँ हाँ, दिस इज टाइम। ओके, सर जो तो ये हो जाए, अगर हम इसको t लिख दें, t इंटू हाँ v थीटा, तो t v तो r हो जाएगा ना सर। फिर से बताओ क्या कहा तुमने? सर अगर हम इसको 2πm/qb को t लिख दें हाँ और सर t इंटू v डिस्टेंस होता है सर, v इंटू हाँ t, बिल्कुल। तो ये r cos थीटा हो सकता है सर। नहीं, आर जो है वो क्या है? वो उस सर्कल की, इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे सर स्प्रिंग होती है ना। अगर डिस्टेंस होती तो हम लिख सकते हैं ना सर। नहीं, मेरी मेरी बात सुनो पहले। जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो, स्प्रिंग की जो शेप होती है वैसी ही शेप हेलिकल पाथ की होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग ऐसे होती है ना, तो जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस की वैल्यू mv/qb होगी। सर हैंड और आपका नहीं देख लो। ओके, एक मिनट रुको, मुझे टाइम दो थोड़ा सा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो स्प्रिंग होती है उसका जो हेलिकल पाथ होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना। तो जो दो सर्कल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो पिच है, और जो सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू mv/qb होगी, ठीक है। समझ में आया अंशिका? ओके सर। हाँ, तो उस रेडियस को हम पिच के साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यस सर। हाँ, तो बस हमें पिच निकालना कैसे है? वेलोसिटी इनटू टाइम करके, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं। तो क्योंकि पिच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे, इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में?
नो सर, मुझे आंसर शो नहीं किया था, क्या था करेक्ट? अच्छा ठीक है, अभी करेक्ट आंसर शो कर रहा है। यस सर, अभी पता चल गया। ठीक है ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज a proton and alpha particle move in circular paths in a transverse। इससे तो कंफ्यूजन नहीं हुई ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड से? ट्रांसवर्स का मतलब क्या है अंकिता, क्या मतलब है इसका ट्रांसवर्स का? सर हॉरिजॉन्टली कट करना, ऐसा ही कुछ। ओके निखिल, इसका मतलब क्या है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? सर मतलब हॉरिजॉन्टली जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक बार निखिल को बताने दो। निखिल आर यू देयर? नहीं समझ में आ रहा है निखिल? ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ओके। तो इसके आगे क्या कह रहा है, इफ स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल द रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज। तो सिंपल हमें टाइम का फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या होता है अंशिका, अभी बताओगे दोबारा से टाइम का फॉर्मूला क्या था? 2πm/q। 2πm/qb। तो इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड होगा वो वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा नहीं, यानी कि स्पीड पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो इस इंफॉर्मेशन का तो कोई रिलेवेंस है नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करेगा, मास पे और क्यू पे यानी कि चार्ज पे। और हम कह सकते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू m/q। तो अब यानी कि दोनों अल्फा पार्टिकल और जो प्रोटॉन है उनका मास और चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो शशि आप बता सकते हो कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? शशि आर यू देयर? आवाज आ रही है शशि? सर हाँ, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? नहीं याद आ रहा है। नो सर। अंकिता? सर अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q होता है। ओके, और मास? 4m। ओके, तो अगर हमें निकालना है टाइम पीरियड का रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटॉन और अल्फा के टाइम पीरियड का क्या लिखूं, रिलेशन लिखूं, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा mp/m अल्फा बिकॉज द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज उल्टा हो जाएगा, राइट। तो सिंपली बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर पार्टिकल का मास m है, अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा सॉरी प्रोटॉन का मास m है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो कितना हो जाएगा? क्या सही लिख रहा हूं मैं? उल्टा लिख दिया मैंने। सर उल्टा लिख दिया आपने। हाँ, दिस इज 4m राइट, एंड दिस इज 2m, 2q। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2। तो करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन, राइट। यस सर। कोई और कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो शशि आप समझ में आया? सर। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है और मास होता है, तो मास 4 टाइम्स होता है पार्टी प्रोटॉन का, और चार्ज जो होता है वो डबल होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में गिवन नहीं होगी, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन था उसी से आप इंसाइट ले सकते हो उस क्वेश्चन की कि इसका आंसर क्या होगा। अंशिका बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? हेलिक्स सर। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर आप किसी एंगल पे आप उसको प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसका जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेलिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा, जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था। और हेलिक्स पाथ क्या होता है वो हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है शशि इस क्वेश्चन में?
नो सर। ठीक है निखिल, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। बताओ अंकिता, इसका आंसर क्या है? सर ये नहीं आता था। ये नहीं आया? ओके निखिल, क्या है ये क्वेश्चन? निखिल, आवाज आ रही है मेरी? सर आई थिंक उनका माइक नहीं काम कर रहा ऑन। ठीक है ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अंकिता आप बताओ, यस सर। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बायो सेवर्ट्स लॉ से हम कैसे लिखते हैं? सर म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके ठीक है, अंशिका सही है फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर करंट का फॉर्मूला बताओ, अंशिका आप बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू टी सर। क्यू टी नहीं या सर, क्यू बाई टी। क्यू बाय टी? ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी इंटू आर स्क्वायर। क्या मैं डी एल बाई टी को वी लिख सकता हूँ? यस सर। तो ये हो जाएगा क्यू वी, और देखो साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। तो ये साइन 90 में पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बाय आर स्क्वायर। अब अंशिका मुझे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है किसी चार्ट पे जो फोर्स लगता है? सर आपने ये जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का लिया? ये हम जैसे देखो, अगर आप आइडियल साइन थीटा कैसे लगाते हो, मान लो ये वायर है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, उसमें आपको कैसे दिखाया गया है? जो आपको वो यूज किया गया है, बायो सेवर्ट लॉ का डेरिवेशन किया गया है, तो ऐसे किसी एंगल पे लेते हैं ना, जो करंट एलिमेंट होता है और जो पॉइंट होता है उनके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, राइट। यस सर। तो यहाँ पर अगर हम एक तरीके से जो प्रोटॉन है उसके मोशन को करंट एलिमेंट लें, और जो दूसरा चार्ज है यानी कि दूसरा प्रोटॉन है उसकी पोजीशन का अगर हम डायरेक्शन देखें या फिर एंगल देखें, तो वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, सर ये हमने उसके रिस्पेक्ट में क्यों लिया? हाँ, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे कि हमें दोनों चार्जेस पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि किसी एक प्रोटॉन की वजह से दूसरे प्रोटॉन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, यस क्योंकि सर। दोनों जो प्रोटॉन हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं, यस सर। और जो मूविंग चार्जेस होते हैं उनकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर ये रेस्ट पे होते तो नहीं होता। यस सर। ओके, तो या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं होता तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि फोर्स तो तभी लगेगा जब मोशन में आएगा, राइट। यस सर। तो इसलिए हम एक की वजह से दूसरे पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर मैग्नेटिक फोर्स निकाल देंगे, और जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो दोनों पर सेम ही होगी। यानी कि आप उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि इसकी वजह से फोर्स निकालो इसकी पोजीशन पे और फिर फोर्स निकालो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। ठीक है, सर अगर यहाँ पे प्रोटॉन और अल्फा होता है तब तो मतलब चेंज हो जाता ना फोर्स? नहीं तब भी सेम ही होता, सर क्यों? क्योंकि देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, अभी देखो यहाँ फॉर्मूला में लिख देता हूँ क्यू वी बी, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? क्यू वी मल्टीप्लाई बाय
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्यू क्यू लिया है क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, बट अगर मान लो चार्ज डिफरेंट होता तो मैं एक जगह क्यू लेता दूसरी जगह क्यू लेता, बट यहाँ पर जाके दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, यानी कि Q1 Q2 हो जा रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों के चार्जेस पे डिपेंड करेगा। ओके, ओके सर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी दोनों पे सेम होगा। ओके ओके सर। हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अंशिका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ चलो दोनों फोर्सेस के बीच में। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ और सर इन दोनों का चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर ले सकते हैं हम, और बाय बिल्कुल आर। बिल्कुल। अब इसका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब आप एफ बी बाय एफ ई करोगे तो देखो जो 4 पाई है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और क्यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट वी स्क्वायर बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ओके, बट अभी तो हमारे यहाँ पर कोई आपसे मैच नहीं कर रहा है आई थिंक, तो कैसे करें? तो आप लोगों को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो c होती है और उसकी वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। यस सर। ये किस किस को पता है? अंकिता ने तो बता दिया, और किसी को? अंशिका, निखिल? सर पता तो था लेकिन ध्यान में नहीं आया। ध्यान में नहीं आया सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी 1 अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दिस वुड बी वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आप इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए, राइट? यस सर। अंकिता, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। निखिल, समझ में आया क्वेश्चन? निखिल, अगर आवाज नहीं आ रही है तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हो लीव करके, ठीक है? हो सकता है ठीक हो जाए। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस किस का सही है ये बताओ। अंकिता का सही है, ओके, और शशि, आपने क्वेश्चन किया है वाला? नो सर। ठीक है, कोशिश की थी? यस सर, बट हुआ नहीं। अच्छा, बताओ कैसे कोशिश की थी, बताओ। मतलब क्या समझ में आ रहा है पहले मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m moving with velocity v along the x-axis and it enters into a region of uniform magnetic field। तो हमसे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ v कितना होना चाहिए सो दैट द चार्ज q is deflected by an angle 30 डिग्री। शशि, आप मुझे ये बताओ कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा? शशि, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अंशिका आप बता सकते हो? क्या सर? जब ये पाथ इस जब ये पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, हेलिक्स होगा, कैसा होगा? हेलिक्स सर। पक्का? पता नहीं सर।
मुझे लगता है पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो अंशिका आप। देखो मेरी तबीयत खराब थी 2-3 दिन। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है या फिर जो पूरी वेलोसिटी है वो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और अगर आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाओ, तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, यानी कि मैग्नेटिक वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, तो इस वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, और इधर जाके कहीं निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता, ऐसे ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे ऐसे भी निकल सकता है, थोड़ा सा और कम एंगल बना के, ठीक है, या फिर वापस भी जा सकता है। बट यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दे रखा है कि डिफ्लेक्शन 30 डिग्री ही होगा अगर ये इस पूरे एरिया में मोशन करता है, तो इसका मतलब ये ऐसे तो नहीं निकलेगा, या तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, और हमें बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो क्या आप लोगों को डिफ्लेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आता है आप लोगों को, अंकिता? फिर क्या? जो डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है वो याद है क्या? सर मैंने R इज इक्वल्स टू NV/QV से करा था सर। हो गया था? यस सर। ठीक है, आगे बताओ कैसे किया था। सर R को V sin थीटा ले लेंगे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। वेरी गुड। और आर फिर को वी साइन थीटा बोल रहे हो आप, राइट? सॉरी V sin थीटा, सॉरी सर। ठीक है, एंड फिर V कंपोनेंट V sin थीटा को इधर ही रहने देंगे और सब कुछ उधर लेके चले जाएंगे सर, सॉल्व हाँ, करेंगे आगे। ओके, R क्यूब बाय N। ठीक है, साइन को sin 30 पुट कर दिया ओके, गुड, और फिर ठीक sin है। 30/2 हो जाएगा। तो फिर 2 और R हमारा B माइनस A हो जाएगा अपॉन M। आर बी माइनस ए कैसे हो जाएगा, आप ये बताओ थोड़ा सा मुझे। सर मुझे ना लास्ट में इतना सॉल्व करके मुझे वही ऑप्शन सही लगा और फिर आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं इसका ना बता देता हूँ तरीका, देखो कैसे होगा। आपने ये पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर, यस सर। पढ़ा है ना? तो यस यहाँ पर सर। डी जो है वो डी इस, ये जो एरिया है इसकी लेंथ है, ठीक है, यस सर। और यहाँ पर वो डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए, सर यस B माइनस A। and this is divided by r. Now we know, अंशिका r की वैल्यू क्या होगी? अंशिका की तबीयत खराब है तो मैं ही बता देता हूँ उसके बिहाफ पे, तो ठीक है? फिर मैं बताती हूँ सर। लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एम वी बाई क्यू वी हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ से जब आप v कैलकुलेट करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू साइन थीटा नीचे चला जाएगा, यहाँ फिर इसकी वैल्यू आप साइन 30 पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा, सो इट वुड बी 2 क्यू बी b माइनस ए बाय m, राइट? अभी क्लियर है? यस सर। शशि क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? यस सर। वेलकम का मैंने मैग्नेटिक फोर्स को डेरिवेट करके किया था सर ये। अरे वाह वेरी गुड, ठीक है। तो कर सकते हो आप, बिल्कुल, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप डिराइव भी कर सकते हो। बट अगर ये आप जो डिराइव करने के बाद का जो जैसे डिराइव करोगे ना तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और हमारा काम क्या है, टाइम को कम से कम करना। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि ये चीज हो गई, ओके, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया, पिच का फॉर्मूला हो गया, ओके, तो ये चीजें आपको याद रहेंगी ना, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ड्राइव करके तो ऑब्वियसली आप कर भी लोगे, एंड आई एम डैम श्योर, मुझे इतना तो ट्रस्ट है आप लोगों पे कि आप कोई भी क्वेश्चन दे दो आप कर लोगे उसको, ओके। बट
टाइम को भी सेव करना है हमें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ठीक है। एंड वेलकम कार्तिकेय, आर यू देयर? देखो यहाँ पर सभी को रिस्पॉन्ड करना है, और अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा सा सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन करना है हमें, और अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ओके, तो कार्तिकेय ये बात ध्यान से सुन लो मेरी, कि अगर आप नहीं बोलोगे, Yes, sir. हाँ ठीक है, तो ये सर क्वेश्चन तो आवाज हम नहीं आ रही। सॉरी, कुछ कह रहे थे कार्तिकेय? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी। ठीक है, अब आ रही है? यस। ठीक है, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस किस का सही है क्वेश्चन? ओके, किसी का सही नहीं है। निखिल, आर यू देयर? अंकिता, आपने किया ये क्वेश्चन? सर गलत हुआ। क्या गलती की है? सर मैंने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया था। ओके, शशि आपने किया ये क्वेश्चन? नो सर। अंशिका, नो सर। छोड़ दिया था आप लोगों ने? यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अंकिता, आप मुझे बताओ कि अगर मान लूं मैं यहाँ पर कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक मेटालिक वायर है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे ऑब्वियसली। तो अब ये जब इधर मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? सर ऊपर, अपर ओके डायरेक्शन। ओके, शशि आप बता सकते हो? कार्तिक, क्या बता सकते हो कि इसमें इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? ठीक है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो आप जब अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ पॉइंट होना चाहिए, बट चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। समझ में आया अंकिता? यस सर। ओके, कंट्रोल से भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड आएगी सर डायरेक्शन। हाँ, तो फोर्स की जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे किधर मूव करेंगे? ए की तरफ, राइट। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर भी जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पर वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो जो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा पाथ के अलोंग, वो इसको मजबूर करेगा इसकी तरफ मूव करने के लिए, पाथ के अलोंग मूव करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक की तरफ मूव करेंगे, तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और बी पे कौन सा जाएगा अंशिका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। सर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो हीट प्रोड्यूस नहीं। गुड क्वेश्चन, पर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होगी, ठीक है। हीट कब प्रोड्यूस होती है? बट जब थोड़े टाइम के लिए करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ओके। ओके सर। तो इसलिए हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मोशन होगा, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे करंट डेवलप हो जाएगी। करंट डेवलप तब होती है जब ये पूरा कंप्लीट सर्किट होता है, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? शशि क्लियर है? नो सर। पूछो क्या डाउट है। सर रिपीट कर दीजिए फिर से। देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ होगा, ये समझ में आया?
यस सर। तो क्या होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटेलिक वायर है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यस जब उन पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब यस देखो, जैसे कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये तो ठीक है, नीचे की तरफ आएगा और फिर इसके अलावा मूव करेगा। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पर भी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, बट ये नीचे की तरफ तो मूव कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तो इसको पाथ मिलेगा नहीं। ये मूव तो करेगा मेटल के अंदर ही ना, बाहर तो जा Yes, नहीं सकता है। तो जो इस फोर्स का कंपोनेंट होगा पाथ के अलोंग, वो इसको पाथ के अलोंग मूव कराएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉइंट ए पर। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, यस सर। अभी क्लियर है? सर जब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कैसे कह रहे हो आप? सर मैं पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, पूछ रहे हो आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके सर। तो जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और सिमिलरली जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके सर। पर यहाँ और पर सर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, सर मतलब E by B is equals to C, वो फिर कब हम यूज करते हैं? हाँ, ये ई बाई बी से हम कब यूज करते हैं? यस सर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में, ठीक है। ओके सर। हाँ, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो वो इस स्पीड से ट्रेवल करती है। ओके, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होगी वो सी की इक्वल होती है, और उस सी की जो वैल्यू होती है वो ई बाय बी की इक्वल होती है, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार्तिक, ये बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, और आर की वैल्यू क्या होती है, mv बाय क्यूबी। तो ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यस। क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। किस किस का सही है क्वेश्चन? किसी का सही नहीं है? अंशिका, नो सर। क्या गलती की आपने इसमें? सर मुझे फॉर्मूला नहीं याद आया। ओके, ठीक है। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर है, और इसमें पहले 40 डिविजन्स तक करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। बट जब हम इसमें एक शंट अप्लाई कर देते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो जा रही है, 6 डिवीजन की करंट फ्लो होती है फिर, ठीक है। तो यानी कि बाकी जो करंट फ्लो होगी वो किस में होगी, इसमें हो रही होगी 34 डिवीजन्स की, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ये चीज पता होगी आप लोगों को, राइट। तो पोटेंशियल सेम कर देते हैं। अगर मान लें कि इसका रेजिस्टेंस तो दे रखा है हमको 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 34 डिविजन्स को मान लेते हैं कि एक डिवीजन की करंट आई है, तो 34 डिविजन्स की 34 आई हो जाएगी। वैसे ही 6 डिविजन्स की 6 आई हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 34 आई इंटू 10 इक्वल्स टू 6 आई इंटू
आर, और यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, जो कि हो जाएगी 170/3 ओम। सर हाँ, सर वीडियोज में है नहीं थी सर इसका वीडियो। इसका कोई वीडियो नहीं था। नो सर मैंने देखा था तब है नहीं था। तो सॉल्यूशन में वीडियो अवेलेबल नहीं था या फिर टॉपिक का वीडियो अवेलेबल नहीं था? मैं टॉपिक में बोल रही हूँ सर। टॉपिक में अवेलेबल है, जो आप पता नहीं मुझे मूविंग। दिखाई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, बट जहां तक मुझे याद है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसी चैप्टर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया है सर ने, ठीक है, उसी में कन्वर्जन भी पढ़ाया है। ओके, ठीक है अंशिका। ओके सर। हाँ, उसी में कन्वर्जन है, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी? सर ये 34 आई आपने कैसे लिया? देखो, मैंने मान लिया कि एक डिवीजन की करंट आई है। ओके, तो 34 डिविजन की 34 आए और 6 डिवीजन की 6 आए। क्लियर है? अंकिता, अभी क्लियर हुआ डाउट ये? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। देखो, बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में जो पहली करंट फ्लो कर रही थी वो 40 डिविजन्स अम्बा की रीडिंग दे रही थी। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 40 डिविजन्स में अगर एक डिवीजन की करंट लें तो हर डिवीजन में जो करंट, कैन यू प्लीज, किसी की तरफ से आवाज आ रही है तो म्यूट कर लो। निखिल, निखिल आपकी तरफ से शायद आवाज आ रही है तो आप म्यूट कर लो, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखो यहाँ पर कि हम ये मान सकते हैं कि हर एक डिवीजन की कुछ तो करंट होगी। 5 एम्पियर हो सकती है, या फिर 10 एम्पियर हो सकती है, या फिर 0.5 एम्पियर भी हो सकती है। तो बट हर डिवीजन की तो इक्वल करंट होगी, यानी कि हर डिवीजन इक्वल करंट रीड करेगा। तो मैंने एक डिवीजन की करंट आई मान ली। ओके, तो 34 डिवीजन की कितनी हो जाएगी? 34 आए, और यहाँ पर 6 डिवीजन की कितनी हो जाएगी? 6 आए। ओके सर। ठीक है, तो बस फिर यहाँ पर पोटेंशियल सेम करना है। ओके, यस सर। और कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो ठीक है, किसी और को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? शशि, अंशिका? नो सर। Okay, now we are moving to the next question, and this is our next question. ये क्वेश्चन में किस किसने मिस्टेक की है मुझे ये बताओ। सबका सही है? शशि, आपका ये क्वेश्चन सही है? कार्तिकेय, हाँ कार्तिकेय, आपका सही है ये क्वेश्चन या गलत है? सर गलत। क्या गलती की है बताओ, क्या मिस्टेक होगी आपसे? आपके हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए? सर सेकंड। सेकेंड ऑप्शन। कैसे किया था आप मुझे बताओगे एक बार, आपने कैसे ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? सर समझ नहीं आ रहा था तो गेस किया था। अंकिता, आप बता सकते हैं आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया है? सर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो फिर उससे आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों? ये दोनों जीरो क्यों हो गए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोला हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट स्पीड कह देता ना तब नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है ना कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन भी कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट स्पीड चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर बोल दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड भी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है।
क्योंकि उसी केस में उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्यू ई प्लस कार्तिकेय मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये बताओ। सर पूरा नहीं पढ़ पाया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, क्यू वी क्रॉस बी, राइट, ये होता है इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। तो यहां से माइनस है तो सिंपली इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस वी। ओके, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, यस सर। अभी क्लियर है कार्तिकेय? यस सर। शशि यस and सर। अंशिका? अंशिका ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। शशि, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आपने कौन सा लगाया था? शशि नहीं पता? अंशिका? अंशिका आपने भी नहीं किया ये क्वेश्चन? सर हाँ, माइक ऑन नहीं हो रहा था सर। हाँ बताओ, ये कौन सा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सर कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट होगा, क्यों? सर क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है सर, ऊपर की हाँ तरफ। बिल्कुल। और सर तो ये दोनों जो वायर्स हैं, ये सर दोनों वायर्स, फोर्स है हाँ सर, लेफ्ट की तरफ लगेगा। हाँ, इस पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। ओके, और इस पे, ये जो सर दूसरा, हाँ इस पे, सर L1 की तरफ से राइट की तरफ लगेगा सर। ठीक है, यानी कि राइट की तरफ लगेगा इधर। नहीं सर, जो ए बी वायर है ना सर, हाँ उससे लगेगा राइट की तरफ। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कह रहे हो आप कि ए बी वायर से राइट की तरफ लगेगा? देखो, फोर्स या तो एक तो इस वायर पे लगेगा, इस वायर पे लगेगा, इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, क्योंकि ये तो फिक्स है। हमें मोशन बताना है इस लूप का, तो इस लूप का मोशन बताने के लिए हमें इन वायर्स पे फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं और कितने कितने लगेंगे वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया कि पी एस पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, क्यू आर पे जो फोर्स लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में, इस वाले में और इस वाले में, हम इस वाले वायर की वजह से इन दोनों वायर्स पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर हम I1 की वैल्यू देखें, सॉरी डायरेक्शन देखें, और इसकी डायरेक्शन देखें, यानी करंट में, करंट की डायरेक्शन देखें इस वाले वायर में, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, राइट। पर क्योंकि जो क्यू आर है वो ए बी से ज्यादा डिस्टेंस पे है और पी आर जो है वो पास में है, तो पी आर पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, राइट। और जो क्यू आर पे फोर्स लगेगा, सॉरी पी एस, पी आर नहीं पी एस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और क्यू आर पे फोर्स कम लगेगा। तो सर लूप पे जो, लैग हो रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, तो जो पूरा लूप है, लूप पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, इसलिए जो पूरा लूप है वो किधर मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और इन दोनों वायर्स का क्या हुआ, पी क्यू और एस आर का? शशि आप बता सकते हो? शशि नहीं? यस सर। हाँ, तो इस पी क्यू पे और एस आर पर फोर्स किधर लगेगा?
नहीं समझ में आ रहा है? ओके, अंकिता आप बता सकते हो? सर अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा शायद। किस पे अपवर्ड होगा, किस पे डाउनवर्ड होगा? सर PQ अपवर्ड और इस पे डाउनवर्ड, जो कि कैंसिल आउट हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप वही राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, IL क्रॉस B होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और यहाँ पर भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अब अगर आप PQ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो तो करंट की डायरेक्शन में पहले फिंगर्स को लेके जाओ और फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो। जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल है वो हम वो यूज कर रहे हैं। तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। और अगर बात करें हम इसकी, तो क्योंकि इसमें करंट इधर है, ओके, तो फिर ऐसे कर्ल करोगे तो फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, ओके। और अगर आप देखो तो जो दोनों वायर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी करेगा ऑब्वियसली हर पॉइंट पे, पर अगर हम सारे पॉइंट्स देखें तो हर वायर पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग दूसरे वायर पे भी पॉइंट्स होंगे, राइट। तो जितना फोर्स इन पॉइंट्स पे ऊपर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स इन पॉइंट्स पे नीचे की तरफ लगेगा। तो इसलिए सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? सर थीटा और FR से इनटू द प्लेन दोनों कैसे लगेगा सर? एक से आउट ऑफ द प्लेन भी तो लगेगा। क्यों, कैसे कैसे बताओ मुझे, आउट ऑफ द प्लेन कैसे होगा? सर सर मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रही हूँ सर। हाँ P हाँ। कैंसिल हो जाएगा सर और SR में बाहर आएगा। हम जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, वो इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, आपने जो यहाँ पे क्रॉस लगाया है ना सर, हाँ, जो क्रॉस लगाया है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही शो कर रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड किसका? इस वायर का, ठीक है। अंशिका समझ में आ रहा है? तो इस वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना, इसके राइट साइड में किसी भी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ देखो या यहाँ देखो या यहाँ देखो, कहीं भी देख लो, सारी जगह पे, क्योंकि देखो वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और जो, ओके सर, मैंने सोचा SR से होगा सर। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा था कि हम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ओके। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल हैविंग मास m and charge is projected into a region having perpendicular magnetic field as shown if the width दे रखी है हमको, ओके, is given as mv/2q b। तो हमें बताना है कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। तो किस किस का आंसर सही है ये इसका? अंकिता का सही है, सॉरी, वेरी गुड। और कार्तिकेय? नहीं हुआ? क्या हो गया? तो अंकिता, तो आपने तो वैसे ही किया होगा मेरे हिसाब से, R इज इक्वल टू mv/qb से, राइट? यस सर। या फिर ये लगाया था sin थीटा इज इक्वल टू d/r? सर यहाँ पे d/r लगाया था। ओके, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको, d/r यूज करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि r की वैल्यू mv/qb होती है, तो d की वैल्यू क्या है, mv/2qb। तो इसका मतलब d क्या है, r/2 है। तो यहाँ पर सिंपली d की वैल्यू पुट कर दो, r/2 डिवाइडेड बाय r, सो दिस इज 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री या फिर π/6, राइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, किस किस का सही है क्वेश्चन? अंकिता का सही है, गुड। निखिल का सही नहीं है, निखिल मैं रिमूव कर दूंगा अगर तुम नहीं बोलोगे तो। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम करो कि उसको लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है।
ठीक है, तो अंकिता कैसे किया इस क्वेश्चन को आपने? सर R इज इक्वल्स टू mv बाई qv होता है, तो mv जो होगा वो t के इक्वल हो जाएगा, देन हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम सेम दे रखा है। ओके, तो यानी कि R इज इक्वल टू, जैसा कि अंकित ने बताया, mv को हम क्या पुट कर सकते हैं, p, दैट इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय qb। अब क्योंकि b भी सेम है और p भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/q। तो अंशिका, आप मुझे बताओ कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? सर 2q। 2q। ठीक है, अभी पीछे भी डिस्कस किया था हमने। ओके, तो अब हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो R अल्फा अपॉन R P अगर हम करें, दैट विल बी इक्वल टू QP बाय Q अल्फा, तो Q बाय 2Q, राइट? सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 1/2। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, शशि क्लियर है? यस सर। ओके, कार्तिकेय आपको भी समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बताओ अंशिका, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन, क्यों? बता सकते हो क्यों? अंकिता, आप बता सकते हो क्यों होगा इसका आंसर, प्रोटॉन क्यों होगा? सर क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होता है और इसका जो साइज है वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बड़ा भी होता है, जिसकी वजह से वो एक्सीलरेट कर पाता है। गुड। ठीक है, यानी कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओके, तो उनको हम एक्सेलरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, शशि क्लियर है? यस सर। पॉजिट्रॉन क्या होता है? यस सर। पॉजिट्रॉन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भाई होता है, ठीक है, बट उस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। ओके, सर प्रोटॉन पे भी तो पॉजिटिव होता है। हाँ, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव होता है उस पे। ओके, ठीक है, अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन जान लो, बाकी थोड़ा और ज्यादा नहीं, वैसे इतना ही जानने को मिलेगा इसके बारे में। जो आप पढ़ोगे ना, न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आप डिटेल में जान पाओगे इसके बारे में। ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी गैल्वेनोमीटर का है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि 4 मिली एम्पियर करंट पे फुल डिफ्लेक्शन आता है, तो शंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो अंकिता, क्या है आपने ये क्वेश्चन? यस सर। शशि, आपने क्या है क्वेश्चन? नो सर। ओके, अंशिका नो सर। नहीं किया? अच्छा ठीक है, अंकिता कैसे किया आपने क्वेश्चन इसको? सर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो गैल्वेनोमीटर का शंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, हाँ, तो शंट रेजिस्टेंस और इसका जो मतलब पोटेंशियल है वो इक्वल कर देंगे। IG RG इज इक्वल्स टू I माइनस IG, और RG RS हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, फिर RS की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके। अंशिका, ये समझ में आया? यस सर। सर मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो वीडियो देखो फिर। देखेंगे सर। मिली नहीं आपको, आप ये कह रहे थे? यस सर। ठीक है, अगर ना मिले तो हमारे जो टेक्निकल पर्सन होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आदित्य सर से, ठीक है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, ओके सर। तो देखो यहाँ पर IG यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होगी, जो फुल डिफ्लेक्शन पे करंट होगी वो कितनी होगी, 4 × 10⁻³ -3 इंटू RG हमको गिवन है 15,
और IS की अगर बात करें तो वो कितना होना चाहिए अंकिता? अंकिता, आपको आवाज आ रही है मेरी? अंकिता शायद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो IS होगा, जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाया था, दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज शंट। तो इसको रीड कितना करना है? मैक्सिमम 6 एम्पियर। ओके, तो यानी कि 6 एम्पियर करंट आएगी इसमें। उसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और कुछ पार्ट इधर चला जाएगा। ओके, तो इधर कितना गया ये हमको पता है, इधर कितना जाएगा उसको हम 6 में से माइनस कर देंगे। बट अगर मैं 6 में से माइनस करूं, यानी कि कितना है 6 माइनस 0.004, तो इस पे कुछ ज्यादा अंतर तो आने वाला है नहीं। तो क्या मैं इसको 6 ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है, तो RS की वैल्यू यहाँ से सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड इट विल बी इक्वल टू 0.01 ओम। ठीक है, क्लियर है अभी ये? शशि एंड अंशिका एंड कार्तिकेय, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है आगे चलते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड इट सेज कि कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ L है और उसको हम कॉइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम टॉर्क के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए। ओके, तो अंशिका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी लूप पे जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बता सकते हो? Sir, M into B, magnetic moment into magnetic field. मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा, राइट? Yes, sir. हाँ, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, राइट? तो अभी हम मैक्सिमम निकालना है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो उसी केस में आता है। तो एम भी कर दिया। तो शशि, आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता है शशि? ओके कार्तिक, आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, अंशिका आप बताओगे? Sir, current into area. करंट इनटू एरिया, वेरी गुड। बट यहाँ पर हमें n नंबर ऑफ कॉइल्स लेनी है तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, NIAB। ओके, तो ये हमारा टॉर्क हो गया। कार्तिकेय और शशि, मुझे लगता है आप लोग अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो। ठीक है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप लोगों को कि वीडियो देख के आना है, वो आप लोगों ने नहीं किया है, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. वीडियो देख के आना है, ठीक है, आपको आगे से। ओके, Yes, अब sir. देखो, हाँ अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जो वायर है उसको n नंबर ऑफ कॉइल्स में मोड़ दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो अगर हर एक कॉइल की रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस कितने हो जाएगी 2πr। और अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो टोटल सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी n, जो कि किसके बराबर होनी चाहिए l के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा l बाय, यानी कि एक कॉइल की रेडियस l बाय 2πn, राइट? और अब यहाँ हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें एरिया चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम कर देंगे n i इंटू पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय b। यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास l स्क्वेयर बाय 4π स्क्वेयर n स्क्वेयर b। तो ये देखो n से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी i, और पाई से पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, i इंटू एल स्क्वायर बाय 4πn इंटू b। अब देखो ये मैक्सिमम किस केस में हो सकता है? कम से कम कितनी कॉइल्स आप बना सकते हो उससे? शशि,
आप बताओ मुझे कि एक वायर है आपके पास, उससे कम से कम कितने नंबर ऑफ कॉइल्स बना सकते हो आप? शशि, मेरा सवाल सुन रहे हो आप या नहीं सुन रहे हो? कोई नहीं। कार्तिक, क्या बता सकते हो? आप लोग बोलोगे नहीं ना तो मैं आगे से देख लो, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। चलो अंशिका, आप बताओ। 1 सर। 1, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो 1, एन की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? 1, क्योंकि जब ये कम से कम होगा तभी टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर? 1। तो सिंपली एन इक्वल टू 1, बस। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ओके, एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? जैसा कि मुझे लगता है। पर उससे पहले मुझे बताओ कि किस किस ने सही किया इस क्वेश्चन को। अंशिका, सही हुआ ये क्वेश्चन? नो सर। शशि? नो सर। कार्तिक, आपसे भी ठीक नहीं हुआ? देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कि एक चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज प्रोजेक्टेड थ्रू ए रीजन इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस। इट पासेस थ्रू द रीजन विद कांस्टेंट स्पीड। देखो ये आ गया ना यहाँ पर, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, दोनों का मीनिंग डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर देखो अगर कांस्टेंट स्पीड बोल दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, राइट। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, तो वो किस वजह से हो सकती है? वो हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, तो अभी जैसा मैंने बताया कि डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वो किस केस में हो सकती है? कि अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, ना लगे तो नहीं होगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। बट क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो। ये बात ध्यान से सुनो मेरी। देखो दो केस हो सकते हैं, कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या फिर जीरो ना हो। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या तो जीरो हो या जीरो ना हो। इसके तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, और उन दोनों केसेस का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हो सकता है कि जीरो हो, तो उस केस में तो स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्पीड जीरो, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। बट अगर, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो तो भी स्पीड कांस्टेंट रहे? हाँ सर है। देखो कैसे है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो जाए और ऑपोजिट हो, तो उस केस में जो नेट फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस केस में भी स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि देखो तीन केसेस पॉसिबल हैं इसमें, या तो दोनों जीरो हो तब तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, तब भी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। हाँ, डायरेक्शन बेशक चेंज हो जाएगी। दूसरा केस, जब दोनों जीरो ना हो पर दोनों इस तरह से अलाइन हो कि उनके जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। पर तीसरा जो केस है वो पॉसिबल नहीं है, थर्ड ऑप्शन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो उस केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उस केस में फिर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो उसकी स्पीड को या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। समझ में आया? शशि एंड कार्तिकेय, समझ में आया? यस सर। अंशिका क्लियर है? Yes, sir.
अंशिका भी आ चुकी है, ओके। निखिल है ओनली यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एंड दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लोगों ने, शशि एंड कार्तिकेय, आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? नो सर। ठीक है, चलो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, कि 4 पार्टिकल है हमारे पास, और वो सारे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी। और हमें बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो यानी कि इस तरह से है। तो इन सब की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब हमें बताया है कि हमें बताना है कि अल्फा पार्टिकल का पाथ कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि अल्फा पार्टिकल मूव किधर करेगा, सी डी की तरफ, बी की तरफ या ए की तरफ। तो देखो बी की तरफ तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि ये तो अनडिफ्लेक्टेड है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मूव करता है, तो वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर ही नहीं सकता क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये फिर किसका पाथ है, ये न्यूट्रॉन का पाथ है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है और वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, ठीक है। बात करें अब चार्ज पार्टिकल की, तो अगर प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल की बात करें तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब लेफ्ट की तरफ शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा पार्टिकल, अल्फा और प्रोटॉन जो जाएंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो फिर इस डायरेक्शन में कौन जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस पर चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी हमने इतना तो पता कर लिया कि अल्फा और प्रोटॉन इधर जाएंगे, पर अल्फा का कौन सा होगा और प्रोटॉन का कौन सा होगा। तो देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, mv बाय क्यू बी। तो यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों सेम हैं, बट मास और चार्ज अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो m बाय क्यू रेशियो, तो देखो अगर हम प्रोटॉन का मास m मान लें और अल्फा और चार्ज q मान लें, तो देखो यहाँ पर हम आर पी लिख सकते हैं mv बाय क्यू बी। बट अगर हम आर अल्फा की बात करें तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है और चार्ज 2 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा 2mv बाय क्यू बी। तो यहाँ पर देखो जो अल्फा पार्टिकल के पाथ की जो रेडियस है वो प्रोटॉन के पाथ की रेडियस से ज्यादा है, ओके। तो कौन से पाथ की रेडियस ज्यादा है, इस वाले पाथ की। तो इसलिए जो अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, वो सी होगा, क्योंकि उसकी रेडियस ज्यादा है और इसकी रेडियस कम है। हाँ शशि, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? नो सर। समझ में आ गया? ये ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी साइड L है, and it is placed in the uniform magnetic field such that its plane makes an angle alpha with B। तो देखो यहाँ पर, सॉरी, देखो मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ कि ये कैसे रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका एरिया वेक्टर देखें तो इस तरफ होगा, दिस इज एन कैप, ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है। तो ये कुछ इस तरह से है कि
जो इसका प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो जो हम टॉर्क लिखते हैं वो लिखते हैं आई एम बी होता है ना, तो आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो जो थीटा हम लेते हैं ना वो ये वाला एंगल लेते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर सकते हैं। तो एरिया तो देखो स्क्वायर लूप है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तो इसका एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा बी साइन 90 माइनस अल्फा। सो इट विल बी बी आई एल स्क्वायर कॉस अल्फा। तो आपको सिंपली बस ये पता कर देखना है कि जो एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बीच में एंगल कितना होगा। ठीक है, बस सिंपली क्वेश्चन आप कर लोगे फिर। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शशि को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। तो देखो आपने करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, दिस इज इक्वल टू एन बी ए बाय के। ओके, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी पढ़ा होगा, दिस इज एन बी ए बाय के मल्टीप्लाई बाय 1/r। तो यहाँ पर देखो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालें तो ये हो जाएगा आई एस अपॉन वी एस इज इक्वल टू आर। और यहाँ से हम कह सकते हैं वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आर। ये दोनों फॉर्मूले एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों के ये दोनों फॉर्मूले कहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, इसी चैप्टर में। ओके, तो देखो अगर हम इसके इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी मान लेते हैं तो फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आई एस डैश अपॉन आर डैश, राइट? यानी कि फाइनल वैल्यूज ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस। शशि कुछ कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो देखो अगर हम देखें फाइनल वैल्यू तो 20% इंक्रीज कर दिया है करंट सेंसिटिविटी को। तो 20% मतलब 20% कैसे निकालोगे आप? 20% का मतलब है कि आई एस डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई एस प्लस 20/100 ऑफ आई एस। इंक्रीज किया है ना तो 20% ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 1.2 आई एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 आई एस अपॉन, और आर डैश को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा हमारा 3/5 ऑफ आई एस बाई आर आएगा ना, और जिसकी वैल्यू क्या है वी एस। तो 3/5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि 3/5 है। ओके, ओके सर। समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड इट सेज कि एक प्रोटॉन है जो कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बताना है कि अल्फा पार्टिकल को हम कितनी एनर्जी दें कि वो भी सेम रेडियस से सर्कुलर पाथ में मूव करे और सेम मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो आर की वैल्यू अभी हमने कितने सारे क्वेश्चंस में इसका फॉर्मूला पढ़ लिया कि आर होता है एम वी बाय क्यू वी, राइट? और अगर हम देखें तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर बाय 2m। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2m के स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो क्योंकि ये भी तो मोमेंटम ही है। क्या है ये, मोमेंटम है ये। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे आप। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, तो देखो
यहाँ पर बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है और रेडियस भी सेम है, तो पहले अल्फा पार्टिकल की प्रोटॉन की रेडियस निकाल लेते हैं, पहले अल्फा की बाद में निकालेंगे। तो प्रोटॉन की जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2m, मास इसका m ले लेते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल का इसका डबल हो जाएगा, k अपॉन क्यू भी, चार्ज भी क्यू ही ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहने वाला ही है। तो आर अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो 2 इंटू मास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स, और के की जगह इसको के डैश ले लेते हैं कि इसके लिए हमें के डैश काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और चार्ज हो जाएगा 2q क्योंकि डबल होता है। अब क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं तो क्यों ना इन दोनों को इक्वल पुट कर दें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2mk, अब तो सिंपली सॉल्व करना है इसको, ठीक है, QB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8mk बाय 2QB। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर देखो ये k डैश है, ओके, तो यहाँ पर k डैश आपको मिलेगा k के इक्वल ही आएगा, ओके। स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो k के इक्वल आ जाएगा, यानी कि सेम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। कार्तिक क्लियर है? निखिल आवाज आ रही है मेरी निखिल? यस सर, अब आ रही है। कहाँ कब तक चले गए आएगा थे? सर ये वीडियो? क्या कह रहे हो? सर वीडियो ये वाला हाँ रिकॉर्डेड वो कुछ नहीं दिखा सर, ब्लैंक हो गया था पूरा सिस्टम में। अच्छा, ये सेशन क्या वीडियो चाहिए तुम्हें? यस सर, वो आता है ना यूट्यूब पे। हाँ वो YouTube पे मिल जाएगा, YouTube पे जाओगे ना प्लेलिस्ट में। नो सर, वो 2-3 दिन बाद आता है इसलिए पूछ रहे थे कब। हाँ 2-3 दिन बाद आएगा, पर क्योंकि उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक